मिट्टी के प्रकार यानी कि मृदा कितने प्रकार की होती है। सबसे पहले जलोढ़ मृदा। आप अपने मानचित्र की तरफ देखिए, यहाँ पर आपको नदी निकलती हुई दिखाई दे रही होगी। तो जो पहाड़ों से निकलने वाली नदियाँ होती हैं वो अपने साथ जलोढ़ को लेके आती हैं और उस जलोढ़ को अपने आसपास के इलाकों में बिछा देती हैं, जिस कारण से वहाँ पर एक मिट्टी का निर्माण होता है। ऐसी मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। ये दो प्रकार की होती है, एक बांगर एक खादर। बांगर जलोढ़ मिट्टी जो पुराने टाइम का लाया गया जलोढ़ था, वो मिट्टी जहाँ पर बिछी हुई है उसको हम बांगर जलोढ़ मिट्टी के नाम से जानते हैं। ये पुरानी जलोढ़ मिट्टी कहलाती है। और एक खादर जलोढ़ मिट्टी होती है जो हर साल नदी द्वारा लाई गई बाढ़ से ज़मीन के ऊपर बिछ जाती है, वो खादर जलोढ़ मिट्टी के नाम से जानी जाती है। विशेष तौर पर भारत के जो उत्तरी मैदान है वहाँ पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। दूसरी है काली मिट्टी। काली मिट्टी भारत के प्रायद्वीप पठार, जो कि माना जाता है कि ज्वालामुखी के विस्फोट से निकले लावा से निर्मित हुआ है, वहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है, जो कपास की कृषि के लिए बहुत लाभदायक है। मुख्य रूप से मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में काली मिट्टी पाई जाती है। फिर है लाल और पीली मिट्टी, जो दक्कन के पठार के पूर्वी दक्षिणी हिस्सों में रवेदार आग्नेय चट्टानों पर कम वर्षा वाले जो भाग हैं वहाँ पर मिलती हैं। आप इस कलर को देखें, ये उड़ीसा की साइड में जो आपको दिख रहा है, यहाँ पर लाल और पीली मिट्टी पाई जाती है। लाल रंग इसका मुख्य रूप से इसके अंदर लौह धातु के होने के कारण मिलता है, और पीला रंग इसके अंदर जलयोजन होने से इस मिट्टी का बन जाता है। अगली मिट्टी है लैटराइट मिट्टी। लैटराइट मिट्टी उच्च तापमान, अत्यधिक वर्षा जहाँ पर होती है वहाँ पर इस मिट्टी का निर्माण होता है। इसमें ह्यूमस की मात्रा कम होती है। ह्यूमस होता है पेड़ पौधे जीव जंतुओं के गलने सड़ने से जो बनता है पदार्थ, उसको ह्यूमस बोलते हैं, वो कम होता है इसमें। ये चाय, कॉफ़ी इत्यादि फसलों को उगाने के लिए लाभदायक है, और काजू की फसल इस मिट्टी में बहुत अच्छी होती है। अगली मिट्टी है मरुस्थलीय मिट्टी। भारत में राजस्थान जो राज्य है, बिल्कुल पश्चिम दिशा में आप इस येलो कलर को देखें, आप इस एरिया में मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है, जो कि रेतीली होती है। इस मिट्टी में लवण बहुत ज़्यादा होते हैं। नमक की मात्रा ज़्यादा होने के कारण ये मिट्टी उपजाऊ नहीं होती, और ये बहुत शुष्क भी होती है। ये मिट्टी लाल भूरा रंग होता है इस मिट्टी का। फिर है वन मृदाएँ। ये मुख्य रूप से पहाड़ी, पर्वतीय, वन क्षेत्रों में ये मिट्टियाँ पाई जाती हैं। इन मिट्टियों में क्योंकि ढलान पे होने के कारण अपरदन ज़्यादा होता है और परत इनकी बहुत पतली मिलती है। घाटियों जो पहाड़ों की जो घाटियाँ होती हैं वहाँ पे ये मिट्टी जलोढ़ पंख वहाँ पर एक स्थलाकृति होती है। उस इलाके में ये मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है, जिसका प्रयोग कृषि के लिए लोग करते हैं। तो ये भारत की मृदा का वर्गीकरण था। बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएं। पुरातत्व वैज्ञानिक और ऐतिहासिक अभिलेख दस्तावेज बताते हैं कि हमने प्राचीन काल से सिंचाई के लिए पत्थरों और मलबे से बांध, जलाशय अथवा झीलों के तटबंध और नहरों जैसी उत्कृष्ट जलीय आकृतियां बनाई हैं। यानी कि हमारे पूर्वज, हमारे पिछली जो पीढ़ियां थी, वो भी जल के संरक्षण के लिए कई प्रकार के कार्य करती थी। यह परिपाटी आधुनिक भारत में भी जारी है। अब आप ये रेड डॉट देखें, जहाँ जहाँ भारत में जो नदियों, प्रमुख नदियों के ऊपर बांध बनाए गए हैं, ये वो दर्शा रखा है। चावल।
भारत विश्व का 21.2% चावल उत्पन्न करता है तथा चीन के बाद भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। देश के कुल बोए गए क्षेत्र के 1/4 भाग पर चावल बोया जाता है। ये भारत के चावल उत्पादक राज्य हैं पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, केरल, बिहार, उत्तराखंड। गेहूं। भारत विश्व का 11.7% गेहूं उत्पन्न करता है तथा चीन के बाद दूसरे स्थान पर है। देश के कुल बोए गए क्षेत्र के लगभग 14% भाग पर गेहूं की कृषि की जाती है और 1960 के दशक में आई हरित क्रांति ने भारत में गेहूं के उत्पादन को बहुत ज़्यादा बढ़ाया था। ये भारत के गेहूं उत्पादक राज्य हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, बिहार और हिमाचल। जवार। महाराष्ट्र राज्य अकेला देश की आधे से अधिक जवार का उत्पादन करता है। इसके अलावा कर्नाटक, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना ये राज्य हैं जो जवार का उत्पादन करते हैं। बाजरा। भारत में बाजरा उत्पादक राज्य हैं महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा। मक्का। भारत संसार का केवल 2% मक्का पैदा करता है। यह पूर्वी तथा उत्तरी पूर्वी भारत को छोड़कर देश के लगभग सभी हिस्सों में बोया जाता है। भारत में मक्का कर्नाटक, मध्य प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में उगाया जाता है। दालें। चना। भारत में चना आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में बोया जाता है। अरहर। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात और मध्य प्रदेश में बोई जाती है। तिलहन। मूंगफली उत्पादक राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। तोरिया व सरसों। तोरिया तथा सरसों में बहुत से तिलहन सम्मिलित हैं जैसे राई, सरसों, तोरिया, तारामीरा आदि। ये उपोष्ण कटिबंधीय फसलें हैं तथा भारत के मध्य व उत्तर पश्चिमी भाग में रबी ऋतु में बोई जाती हैं। सरसों भारत में राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश में उगाई जाती हैं। फिर है सोयाबीन। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में उगाई जाती है। सूरजमुखी राजस्थान, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र राज्यों में उगाई जाती है। कपास। भारत का कपास के उत्पादन में विश्व में चीन के बाद दूसरा स्थान है। देश के समस्त बोए गए क्षेत्र के लगभग 4.7% क्षेत्र पर कपास बोया जाता है। भारत में कपास पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, तमिलनाडु इत्यादि राज्यों में उगाई जाती है। पटसन। भारत विश्व का लगभग 60% जूट उत्पादन करता है। पश्चिम बंगाल देश के इस उत्पादन का 3/4 भाग पैदा करता है। जूट उत्पादक राज्य हैं पश्चिम बंगाल, बिहार और असम। गन्ना। ब्राजील के बाद भारत दूसरा बड़ा गन्ना उत्पादक देश है। यहाँ विश्व के 19% गन्ने का उत्पादन होता है। देश के कुल कृषि क्षेत्र में 2.4% भाग पर गन्ने की कृषि की जाती है। उत्तर प्रदेश देश का 40% गन्ना उत्पादन करता है। इसके अलावा महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात, आंध्र प्रदेश इत्यादि राज्य भी गन्ने का उत्पादन करते हैं।
चाय। भारत चाय का अग्रणी उत्पादक देश है तथा विश्व का लगभग 21.8% चाय का उत्पादन करता है। चाय निर्यातक देशों में भारत का चीन के बाद विश्व में दूसरा स्थान है। असम के कुल कृषि क्षेत्र के 53.2% भाग पर चाय की कृषि की जाती है। इसके अलावा भारत में पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग, तमिलनाडु, इन राज्यों में भी चाय की खेती की जाती है। कॉफी। भारत में विश्व का 3.7% कॉफी का उत्पादन होता है। ब्राजील, वियतनाम, कोलंबिया, इंडोनेशिया, इथियोपिया तथा होंडुरास के बाद भारत का विश्व में 7वां स्थान है। देश के समस्त कॉफी उत्पादन का 2/3 से अधिक भाग केवल कर्नाटक राज्य से आता है। इसके अलावा केरल और तमिलनाडु राज्यों में भी कॉफी का उत्पादन किया जाता है। उद्यान कृषि की फसलें। उद्यान कृषि की प्रमुख फसलें फल, फूल, सब्जियां, कंद फसलें, सुगंधित पौधे, औषधीय पौधे तथा मसाले इत्यादि हैं। फलों तथा सब्जियों के उत्पादन में भारत विश्व में दूसरे स्थान पर आता है। विश्व में आम, केले, चीकू और नींबू के उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है। भारत में आम की सैकड़ों किस्में उगाई जाती हैं और आम के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रमुख स्थान है। तमिलनाडु, महाराष्ट्र व अन्य प्रायद्वीप राज्य केले के लिए प्रसिद्ध हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार लीची और अमरूद के लिए भी प्रसिद्ध हैं। आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के अंगूर पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं। नागपुर के संतरे पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं। अखरोट, बादाम, सेब, नाशपाती तथा खुबानी के लिए कश्मीर और हिमाचल प्रदेश का नाम प्रसिद्ध है। मसालों के लिए दक्षिण भारत की भूमि अनुकूल है। काली मिर्च केरल के पश्चिमी घाट में पैदा किया जाता है। अदरक देश के पूर्वी राज्यों में पैदा किया जाता है। भारत विश्व का लगभग 40% काजू पैदा करता है। काजू के प्रमुख उत्पादक राज्य केरल, तमिलनाडु तथा आंध्र प्रदेश हैं। यही 3 राज्य नारियल के भी प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। भारत विश्व के लगभग 13% सब्जियों का उत्पादन करता है। भारत का मटर, फूलगोभी, प्याज, बंद गोभी, टमाटर, बैंगन, आलू उत्पादन में प्रमुख स्थान है। रबड़। भारत में पहली बार 1880 के दशक में मालाबार क्षेत्र में रबड़ के बागान लगाए गए थे। वर्तमान में भारत में 4 लाख हेक्टेयर भूमि पर रबड़ के बागान हैं। 2010-11 में प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन में भारत का विश्व में चौथा स्थान था। रबड़ का प्रमुख उत्पादक केरल है, जहां रबड़ का 85% क्षेत्र है। इसके अलावा कर्नाटक और अंडमान निकोबार में रबड़ का उत्पादन किया जाता है। भारत में खनिज संसाधनों का भौगोलिक वितरण। भारत में अधिकांश धात्विक खनिज प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र की प्राचीन क्रिस्टलीय शैलों में पाए जाते हैं। कोयले का 97% भाग दामोदर, सोन, महानदी और गोदावरी नदियों की घाटियों में पाया जाता है। पेट्रोलियम के आरक्षित भंडार असम, गुजरात तथा मुंबई हाई अर्थात अरब सागर के अपतटीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। नई आरक्षित क्षेत्र कृष्णा, गोदावरी तथा कावेरी बेसिनों में पाए गए हैं। अधिकांश प्रमुख खनिज मंगलोर से कानपुर को जोड़ने वाली एक कल्पित रेखा के पूर्व में पाए जाते हैं। मुख्य रूप से आपको मानचित्र में एक ब्लू कलर की जो लाइन दिखाई दे रही है, मंगलोर से कानपुर तक ये लाइन एक कल्पित आप मान सकते हैं। इससे पूर्वी दिशा में ये जो रेड एरो दिखाई दिया आपको,
पूर्वी दिशा की तरफ ज़्यादातर भारत में खनिज पाए जाते हैं। भारत में खनिज मुख्यतः 3 विस्तृत पेटियों में केंद्रित हैं जो निम्नलिखित हैं। पहली है उत्तर पूर्वी पठारी प्रदेश। इसके अंतर्गत छोटा नागपुर जो कि झारखंड राज्य में, ओडिशा के पठार, पश्चिम बंगाल तथा छत्तीसगढ़ के कुछ भाग आते हैं। कोयला, मैग्नीज, बॉक्साइट व अभ्रक इस पेटी के प्रमुख खनिज हैं। दक्षिणी पश्चिमी पठार प्रदेश। यह पट्टी कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु और केरल तक विस्तृत है। लौह अयस्क, मैग्नीज, बॉक्साइट तथा चूना पत्थर प्रमुख खनिज हैं इस पट्टी के। फिर है उत्तर पश्चिमी पठार प्रदेश। यह पट्टी राजस्थान में अरावली और गुजरात के कुछ भाग पर विस्तृत है। तांबा, जिंक, बलुआ पत्थर, ग्रेनाइट, संगमरमर, जिप्सम, मुल्तानी मिट्टी, डोलोमाइट, चूना पत्थर इस पट्टी के प्रमुख खनिज हैं। इसके अलावा एक हिमालयी पट्टी है जो हिमालय पर्वत के आसपास के क्षेत्र में है, जहाँ पर तांबा, सीसा, जस्ता, कोबाल्ट इत्यादि खनिज पाए जाते हैं। अब हम भारत के प्रमुख धात्विक खनिजों का अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत सबसे पहले हम लौह अयस्क के बारे में पढ़ेंगे। भारत में लौह अयस्क का वितरण। ये भारत के लौह अयस्क क्षेत्र हैं। पहला है ओडिशा झारखंड पेटी, ये मानचित्र में देखें जहाँ पर 1 नंबर डाल रखा है। दूसरा है दुर्ग, बस्तर, चंद्रपुर पेटी। तीसरा है बल्लारी, चित्रदुर्ग, चिकमंगलूर, तुमकुरू पेटी। और चौथा है महाराष्ट्र, गोवा पेटी। इन क्षेत्रों में भारत में कच्चा जो लोहा है उसके भंडार पाए जाते हैं। मैग्नीज। भारत में मैग्नीज ओडिशा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, गोवा, झारखंड इत्यादि राज्यों में पाई जाती है। बॉक्साइट। भारत में ओडिशा बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है। इसके अलावा महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, झारखंड, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु और गुजरात अन्य राज्य हैं जहां पर बॉक्साइट मिलता है। तांबा। भारत में तांबा राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों में पाया जाता है। सोना। भारत में झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल इन राज्यों में सोना पाया जाता है। सीसा तथा जस्ता। भारत में सीसा तथा जस्ता राजस्थान, आंध्र प्रदेश, गुजरात, मेघालय, सिक्किम राज्यों में पाया जाता है। और भारत में क्रोमाइट ओडिशा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, झारखंड राज्यों में पाया जाता है। अधात्विक खनिज। सबसे पहले अभ्रक। भारत में राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्यों में अभ्रक पाया जाता है। चूने का पत्थर। भारत में चूना पत्थर राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों में पाया जाता है। डोलोमाइट। भारत में डोलोमाइट झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक राज्यों में पाया जाता है। फास्फेट। फास्फेट राजस्थान, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश राज्यों में पाया जाता है। अब हम पढ़ेंगे ऊर्जा संसाधनों के बारे में और विशेष तौर पर परंपरागत ऊर्जा स्रोत कौन कौन से हैं। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस तथा परमाणु ऊर्जा ऊर्जा के परंपरागत स्रोत हैं। ये स्रोत समाप्य संसाधन हैं, यानी कि जितने भी ऊर्जा के स्रोत हम
ऊपर पड़े हैं, ये एक ना एक टाइम के बाद, प्रयोग होने के बाद समाप्त हो जाते हैं। इनको हम दोबारा से प्रयोग नहीं कर सकते। इनमें सबसे पहले आता है कोयला। अब हम आगे पढ़ेंगे कोयले का वितरण। भारत में कोयला कहाँ कहाँ पर पाया जाता है? सबसे पहले गोंडवाना कोयला क्षेत्र, जिसके अंतर्गत दामोदर घाटी झारखंड पश्चिम बंगाल, सोन घाटी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश, महानदी घाटी छत्तीसगढ़ ओडिशा, गोदावरी घाटी मध्य प्रदेश महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। फिर है टर्सरी कोयला क्षेत्र, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, पांडिचेरी, गुजरात और जम्मू कश्मीर इसके अंतर्गत आते हैं। अब हम पढ़ेंगे भारत में प्रमुख कोयला खानों के बारे में। ये मानचित्र में देखें आप, सिंगरौली, बोकारो, झारिया, रानीगंज, कोरबा, तलचर, सिंगरैनी, नेवेली, नजीरा, ये भारत की प्रमुख कोयला खाने हैं जहां से कोयले को जमीन के अंदर से निकाला जाता है। खनिज तेल वितरण। सबसे पहले असम, 1890 में डिगबोई असम क्षेत्र में तेल मिला। ये मानचित्र को देखें आप, यहाँ पर नहर काटिया, मोरान और अन्य तेल उत्पादक क्षेत्र हैं। भारत के कुल पेट्रोलियम उत्पादन का 16% भाग असम से प्राप्त होता है। फिर है मुंबई हाई। मुंबई हाई मुंबई नगर से 160 किलोमीटर दूर अपतटीय क्षेत्र में स्थित है, यानी कि अरब सागर में समुद्र के अंदर ये तेल क्षेत्र है, जिसे 1973 में खोजा गया था और 1976 में यहाँ पर उत्पादन शुरू हो गया था। भारत के कुल पेट्रोलियम उत्पादन का 63% भाग मुंबई हाई से ही प्राप्त होता है। गुजरात, अंकलेश्वर, कालोल, मेहसाणा, नवागाम, कोसांबा तथा लुनेज गुजरात के तेल क्षेत्र हैं। भारत के कुल पेट्रोलियम उत्पादन का 18% भाग गुजरात से प्राप्त होता है। अब हम पढ़ेंगे तेल शोधनशालाओं के बारे में, क्योंकि जमीन के अंदर से कच्चा तेल जो निकाला जाता है उसको डायरेक्ट रूप में ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता, उसको पहले शुद्ध किया जाता है, और जहाँ पर कच्चा तेल शुद्ध होता है, खनिज तेल को शुद्ध किया जाता है, उस जगह को तेल शोधनशाला कहा जाता है। भारत में 2 प्रकार के तेल शोधनशालाएं हैं। पहली क्षेत्र आधारित, यानी कि जहाँ पर तेल के कुएं हैं वहीं पर तेल शोधनशाला लगा दी जाती है। जैसे मानचित्र में देखें आप, डिगबोई तेल शोधन कारखाना क्षेत्र आधारित है। दूसरी है बाजार आधारित, यानी कि वो तेल कूपों से दूर बाजार के नज़दीक लगाई जाती हैं और कच्चे तेल को पाइपों के द्वारा इन तेल शोधनशालाओं तक पहुंचाया जाता है। इसमें सबसे प्रमुख है बैरोनी तेल शोधन कारखाना, जो बाजार आधारित है। इसको आप मानचित्र में देखें। भारत के अन्य तेल शोधनशालाएं अब आप मानचित्र में देखें, मंगलुरु, कोच्चि, नागापट्टिनम, चेन्नई, तातीपाका, विशाखापट्टनम, पारादीप, हल्दिया, जामनगर, कोयली, बठिंडा, पानीपत, मथुरा, बीना, बांगईगांव, गुवाहाटी, नुमालीगढ़, ये भारत की प्रमुख तेल शोधनशालाएं हैं। अब हम पढ़ेंगे प्राकृतिक गैस के बारे में। वितरण। भारत में प्राकृतिक गैस के क्षेत्र तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, गुजरात, राजस्थान, त्रिपुरा, मुंबई हाई और अंडमान निकोबार द्वीप समूह,
ये भारत के वो क्षेत्र हैं जहां पर गैस के, प्राकृतिक गैस के जमीन के अंदर भंडार हैं। HVJ पाइपलाइन, यह पाइपलाइन 1700 किलोमीटर लंबी है जो हजीरा विजयपुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन के नाम से जानी जाती है। यह पाइपलाइन मुंबई हाई और बसीन को पश्चिमी व उत्तर भारत के उर्वरक, विद्युत व अन्य औद्योगिक क्षेत्रों से जोड़ती है। ये सारे नगर हैं जो HVJ पाइपलाइन के द्वारा जुड़े हुए हैं। अब इस पाइपलाइन को जगदीशपुर से आगे गुरुग्राम और सोनीपत तक भी बढ़ाया गया है। CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस इसको बोला जाता है। हिंदी में हम इसको संपीड़ित प्राकृतिक गैस बोलते हैं। यह गाड़ियों में तरल ईंधन के रूप में आज के समय में बहुत प्रचलित है, इसका प्रयोग किया जा रहा है। विद्युत हमें कई प्रकार से प्राप्त होती है। जल, ताप, नाभिकीय ऊर्जा। जल विद्युत, प्रवाही जल से हाइड्रो टर्बाइन चलाकर जल विद्युत उत्पन्न की जाती है, जैसे भाखड़ा नांगल दामोदर घाटी परियोजना। दूसरी है ताप विद्युत। ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस को जलाने से टर्बाइन चलाकर ताप विद्युत उत्पन्न की जाती है। तीसरी है नाभिकीय ऊर्जा। यह एक नवीनतम ऊर्जा का निर्माण का स्रोत है। नाभिकीय ऊर्जा के उत्पादन में यूरेनियम तथा थोरियम खनिज का प्रयोग किया जाता है। आप मानचित्र को भी साथ में देखते रहें। इस मानचित्र में भारत के ताप ऊर्जा संयंत्र गोल ब्लैक राउंड से हैं और एक रेड ट्रायंगल से भारत के नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र दिखाए गए हैं। यूरेनियम आवश्यक राजस्थान के उदयपुर, अलवर, झुंझुनू जिलों, मध्य प्रदेश के दुर्ग, महाराष्ट्र के भंडारा जिले तथा हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में पाया जाता है। थोरियम मुख्यतः केरल के तटीय क्षेत्र की पुलीन यानी कि समुद्र का जो बीच होता है उसकी बालू में मोनोजाइट और इल्पेनाइट से प्राप्त किया जाता है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम तथा उड़ीसा में महानदी के डेल्टा में भी थोरियम पाया जाता है। अब हम पढ़ेंगे सूती वस्त्र उद्योग का वितरण। भारत में मुंबई, अहमदाबाद, सूरत, पुणे, कोल्हापुर, मैसूर, हैदराबाद, ये सारे अलग अलग जो शहर हैं, यहाँ पर भारत की ज़्यादातर सूती कपड़ा मिल हैं। पटसन उद्योग। वर्ष 2010-11 में भारत में लगभग 80 पटसन के उद्योग थे। इनमें अधिकांश पश्चिम बंगाल में, आप मानचित्र को देखें, हुगली नदी तट पर 98 किलोमीटर लंबी तथा 3 किलोमीटर चौड़ी एक संकरी मेखला में स्थित है। यानी कि भारत के जो ज़्यादातर पटसन उद्योग हैं वो पश्चिम बंगाल में हुगली जो क्षेत्र है उसके आसपास में स्थित हैं। अब हम पढ़ेंगे चीनी उद्योग के बारे में। महाराष्ट्र देश में अग्रणी उत्पादक राज्य है और देश में कुल चीनी उत्पादन का 1/3 से अधिक भाग उत्पादित करता है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, बिहार, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, ये सब राज्य हैं जहां पर चीनी के उद्योग लगे हुए हैं। अब हम पढ़ेंगे खनिज आधारित उद्योग, जिन उद्योगों का कच्चा माल खनिजों से प्राप्त होता है, जिसमें सबसे प्रमुख उद्योग है लोहा और इस्पात उद्योग। लोहा तथा इस्पात उद्योग कच्चे माल के स्रोत के निकट स्थापित किए जाते हैं क्योंकि इसका कच्चा माल बहुत भारी होता है। भारत में छत्तीसगढ़, उत्तरी उड़ीसा,
झारखंड और पश्चिमी बंगाल के भागों को समाविष्ट करते हुए एक अर्ध चंद्राकार प्रदेश है। मानचित्र में देखें आप, जो उच्च कोटि के लौह अयस्क, अच्छे गुणवत्ता वाले कोककारी कोयला और अन्य संपूरकों से समृद्ध है, जिसके परिणाम स्वरूप इस प्रदेश में लोहा इस्पात उद्योगों की संख्या अधिक है। अब हम कुछ एकीकृत इस्पात कारखानों के बारे में पढ़ेंगे जो विशेष तौर पर लोहा इस्पात कारखाने हैं, जिसमें सबसे पहले है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, टिस्को के नाम से इसको जाना जाता है। इसकी स्थापना 1907 में प्रसिद्ध उद्योगपति जमशेदजी टाटा ने झारखंड में स्वर्ण रेखा एवं खारकोई नदियों के संगम पर स्थित साकची नामक स्थान पर की। ये मानचित्र में देखें आप, जमशेदपुर जो जगह है वहां पर ये टिस्को नाम का कारखाना है। द इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी इस्को, ये आप मानचित्र में देखें, कुल्टी, बरनपुर, हीरापुर में स्थित तीनों संयंत्रों को मिलाकर ये आसपास में ही है यहाँ बरनपुर के, इस्को जो उद्योग है ये नाम दिया गया है। नेक्स्ट है विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील वर्क्स VISW। यह तीसरा एकीकृत इस्पात संयंत्र जो प्रारंभ में मैसूर लोहा और इस्पात वर्क्स के नाम से जाना जाता था, बाबा बुदन की पहाड़ियों के केमानगुंडी के लौह अयस्क क्षेत्रों के निकट स्थित है। ये मानचित्र में देखें आप, भारत के जो पश्चिमी तट है वहां पर यह स्थित है। आजादी के बाद द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 57 में विदेशी सहयोग से 3 नए एकीकृत इस्पात संयंत्रों की स्थापना की गई, जो कि राउरकेला उड़ीसा में, भिलाई छत्तीसगढ़, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल। 1973 में इन संयंत्रों के प्रबंधन के लिए स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको सेल के नाम से जाना जाता है, उसकी स्थापना की गई। इसके अलावा ये भारत के अन्य एकीकृत इस्पात कारखाने हैं जो मानचित्र में कई बार भरने के लिए आपसे पूछा जाता है। अगला है एल्युमिनियम प्रगलन उद्योग। ये भारत के कुछ एल्युमिनियम प्रगलन उद्योग हैं जो महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल, छत्तीसगढ़, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। रसायन उद्योग, जिनको हम पेट्रो रसायन उद्योग के नाम से भी जानते हैं, मुंबई रसायन उद्योगों का केंद्र है। पटाखों के उद्योग औरैया उत्तर प्रदेश, जामनगर, गांधीनगर और हजीरा गुजरात में, नागोथाने रत्नागिरी महाराष्ट्र में, हल्दिया पश्चिम बंगाल और विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में स्थित हैं। मुंबई, बैरोनी, मैटूर, पिंपरी और रिसरा में स्थित संयंत्र प्लास्टिक की वस्तुओं के मुख्य उत्पादक हैं। उर्वरक उद्योग, उर्वरक उद्योग नाइट्रोजनी उर्वरक, मुख्यतः यूरिया, फास्फेटिक उर्वरक जिसको हम DAP के नाम से जानते हैं, तथा अमोनिया फास्फेट और मिश्रित उर्वरक का उत्पादन करते हैं, जिसमें 3 मुख्य पोषक उर्वरक नाइट्रोजन, फास्फेट व पोटास का प्रयोग किया जाता है। भारत नाइट्रोजनी उर्वरकों का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। वर्तमान में सार्वजनिक क्षेत्र में 10 उपक्रम तथा भारतीय उर्वरक निगम FCI गुजरात के हजीरा में सहकारी क्षेत्र के अंतर्गत एक उपक्रम कार्यरत है। हरित क्रांति के पश्चात उर्वरक उद्योग देश के अन्य अनेक भागों में भी फैल गया, क्योंकि जो हरित क्रांति आई थी उसमें उर्वरकों का बहुत ज़्यादा प्रयोग होना शुरू हो गया था। गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब और केरल राज्य कुल उर्वरक उत्पादन का लगभग 50% उत्पादन करते हैं।
इसके अलावा आंध्र प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, बिहार, महाराष्ट्र, असम, पश्चिम बंगाल, गोवा, दिल्ली, मध्य प्रदेश तथा कर्नाटक भी अन्य उत्पादक राज्य हैं। सीमेंट उद्योग। इस उद्योग की इकाइयां गुजरात में अधिक हैं क्योंकि यहाँ से खाड़ी के देशों में सीमेंट का निर्यात किया जाता है। पहला सीमेंट उद्योग सन 1904 में चेन्नई में लगाया गया था। मोटर गाड़ी उद्योग। यह उद्योग दिल्ली, गुरुग्राम, मुंबई, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ, इंदौर, हैदराबाद, जमशेदपुर तथा बंगलोर के आसपास स्थित है। अब हम पढ़ेंगे सूचना प्रौद्योगिकी तथा इलेक्ट्रॉनिक उद्योग, जिनको हम ज्ञान आधारित उद्योग भी कहते हैं। बेंगलुरु भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के रूप में उभरा है। इलेक्ट्रॉनिक सामान के अन्य महत्वपूर्ण उत्पादक केंद्र मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, कोलकाता तथा लखनऊ हैं। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया का सर्वाधिक संकेंद्रण नोएडा, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद और पुणे में है। ये सभी भारत के सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क उद्योग हैं। भारत के कुछ प्रमुख औद्योगिक प्रदेशों के बारे में अब हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले है मुंबई पुणे औद्योगिक प्रदेश। मानचित्र में देखें आप इसको। इसके प्रमुख केंद्र हैं पुणे, नासिक, सोलापुर, रायगढ़, अहमदनगर, सतारा, सांगली और जलगांव। दूसरा है हुगली औद्योगिक प्रदेश। कोलकाता, हावड़ा, हुगली ये इस प्रदेश के प्रमुख केंद्र हैं। बेंगलुरु चेन्नई औद्योगिक प्रदेश। बेंगलुरु, चेन्नई, सेलम, मदुरई, तमिलनाडु के जो ज़्यादातर जिले हैं वो इस प्रदेश के प्रमुख केंद्र हैं। अगला है गुजरात औद्योगिक प्रदेश। अहमदाबाद, बड़ोदरा, वलसाड, सूरत, जामनगर, आनंद, राजकोट और कोयली यहाँ के प्रमुख केंद्र हैं। छोटा नागपुर औद्योगिक प्रदेश। रांची, धनबाद, सिंदरी, हजारीबाग, जमशेदपुर, बोकारो, राउरकेला, दुर्गापुर, आसनसोल ये इस औद्योगिक समूह के प्रमुख औद्योगिक केंद्र हैं। विशाखापट्टनम गुंटूर औद्योगिक प्रदेश। ये भारत के पूर्वी तट के ऊपर है। प्रमुख केंद्र विजयवाड़ा, विजयनगर, विशाखापट्टनम, गुंटूर, एलुरु, कुर्नूल इत्यादि हैं। गुरुग्राम दिल्ली औद्योगिक प्रदेश। इसके प्रमुख केंद्र हैं गुरुग्राम, दिल्ली, गाजियाबाद, अंबाला, आगरा और यहाँ पर मथुरा तेल शोधन कारखाना है जो पेट्रो रासायनिक पदार्थों का केंद्र है। कोल्लम तिरुवनंतपुरम औद्योगिक प्रदेश। कोल्लम, तिरुवनंतपुरम, कोच्चि, अलापुजा, पुनालूर यहाँ के प्रमुख केंद्र हैं। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। इस चैप्टर के अंतर्गत हम भारत में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के परिवहन और संचार के माध्यमों का अध्ययन करेंगे। राष्ट्रीय राजमार्ग। दिल्ली व अमृतसर के मध्य ऐतिहासिक शेर शाह सूरी मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1। ये पुराने जो नंबरिंग थी उस अनुसार आपको दिखाया जा रहा है मानचित्र में। ये राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 है। अब इनके नाम बदल दिए गए हैं जिसकी जानकारी आप अपनी बुक से ले सकते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 2 दिल्ली व कोलकाता को जोड़ता है। आप अपने मानचित्र में देखें। राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 7 भारत का सबसे लंबा राजमार्ग है जो 2369 किलोमीटर लंबा है। यह वाराणसी को जबलपुर, नागपुर, हैदराबाद, बंगलोर, मदुरई के रास्ते कन्याकुमारी से जोड़ता है। राष्ट्रीय राजमार्ग 8 दिल्ली व मुंबई को जोड़ता है
और राष्ट्रीय राजमार्ग 15 राजस्थान के जो अधिकतर जो पश्चिमी दिशा के जो जिले हैं उनको जोड़ता है। अब कुछ महत्वपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्गों के बारे में हम पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले है स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग। इस परियोजना के अंतर्गत 5,846 किलोमीटर लंबी 6 लेन वाले महामार्ग शामिल हैं, जो देश के 4 महानगरों दिल्ली, मुंबई को चेन्नई से, चेन्नई को कोलकाता से और वापस कोलकाता को दिल्ली से जोड़ता है। तो ये एक प्रकार का एक चतुर्भुज का आकृति इसकी होगी, इस कारण से इसको स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग के नाम से जानते हैं। दूसरा है उत्तर दक्षिणी गलियारा। उत्तर दक्षिणी गलियारा श्रीनगर, जम्मू कश्मीर में जो श्रीनगर है उसको तमिलनाडु में कन्याकुमारी से जोड़ता है। इस मार्ग की लंबाई 4,016 किलोमीटर है। पूर्व पश्चिम गलियारा। पूर्व पश्चिम गलियारा असम के सिलचर को पोरबंदर गुजरात से जोड़ता है। इस मार्ग की लंबाई 3,640 किलोमीटर है। जल परिवहन। देश में राष्ट्रीय जलमार्गों के विकास, अनुरक्षण तथा नियमन हेतु 1986 में अंतःस्थलीय जलमार्ग प्राधिकरण स्थापित किया गया था। निम्नलिखित जलमार्ग सरकार द्वारा राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किए गए हैं। नौगम्य राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 1, जो कि इलाहाबाद और हल्दिया के मध्य गंगा नदी में है, जिसकी लंबाई 1620 किलोमीटर है। नंबर 2, सदिया धुबरी के मध्य ब्रह्मपुत्र नदी का जलमार्ग। नंबर 3, कोटापुरम कोल्लम केरल में पश्चिमी तटीय नहर, उद्योग मंडल तथा चंपकारा नहरें। राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 4, काकीनाडा पुदुचेरी नहर स्ट्रेच के साथ साथ गोदावरी और कृष्णा नदी मार्ग। नौगम्य राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 5, मातई नदी महानदी के डेल्टा चैनल और ब्राह्मणी नदी मार्ग। अब हम भारत के कुछ प्रमुख समुद्री पतनों का अध्ययन करेंगे। भारत के पास द्वीपों सहित लगभग 7517 किलोमीटर लंबे समुद्री तट के साथ साथ 12 प्रमुख तथा 187 मध्यम व छोटे पतन हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे भारत के जो पश्चिमी तट पर स्थित पतनों के बारे में। कांडला पतन। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात कच्छ में कांडला पतन पहले पतन के रूप में विकसित किया गया, जो कि एक ज्वारीय पतन है। मुंबई एक प्राकृतिक पतन है और देश का सबसे बड़ा पतन है। जवाहरलाल नेहरू पतन। नहावा सेवा में मुंबई पतन के दबाव को कम करने के लिए एक अनुषंगी पतन के रूप में विकसित किया गया था। मार्मागांव पतन गोवा का एक प्राकृतिक बंदरगाह है। अगला है न्यू मंगलोर पतन। यह कर्नाटक में स्थित है और यही राज्य इसका पृष्ठ प्रदेश है। कोच्चि पतन बेवानंद कायाल, जो कि एक लेगून है, लेगून हम बोलते हैं खारे पानी की झील को, के मुहाने पर यह कोच्चि पतन स्थित है, जिसे क्वीन ऑफ द अरेबियन सी, अरब सागर की रानी के लोकप्रिय नाम से भी जाना जाता है। इस पतन को सवेज कोलंबो मार्ग के पास स्थित होने का बहुत लाभ प्राप्त होता है। अब तक हमने भारत के पश्चिमी तट के सभी पतनों का अध्ययन हम कर चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे भारत के पूर्वी तट पर स्थित पतनों के बारे में, जिसमें सबसे पहले है कोलकाता। यह पतन हुगली नदी पर स्थित है, जो बंगाल की खाड़ी से 128 किलोमीटर अंदर स्थित है।
हल्दिया, यह पतन कोलकाता से 105 किलोमीटर दूर स्थित है। पारादीप पतन, यह महानदी डेल्टा पर स्थित सबसे गहरा पतन है जो भारी जलपोतों के निपटान के लिए अनुकूल है। विशाखापट्टनम, सतल से घिरा गहरा व सुरक्षित पतन है जिसे ठोस चट्टान एवं बालू को काटकर एक नहर के द्वारा समुद्र से जोड़ा गया है। चेन्नई पतन, पूर्वी तट पर स्थित यह सबसे पुराने पतनों में से एक है। एन्नोर पतन, चेन्नई के उत्तर में 25 किलोमीटर दूर चेन्नई पतन के दबाव को कम करने के लिए बनाई गई थी एन्नोर पतन। तूतीकोरिन पतन, यह एक प्राकृतिक पतन है जिसका विकास भी चेन्नई पतन के दबाव को कम करने के लिए किया गया था। वायुगंगा, अब हम भारत के कुछ प्रमुख जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन हैं उनको मानचित्र में देखेंगे। अमृतसर, दिल्ली, अहमदाबाद, मुंबई, तिरुवनंतपुरम, चेन्नई, कोलकाता, ये भारत के कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। तेल और गैस पाइपलाइन, अब हम भारत की अलग अलग तेल व गैस पाइपलाइनों का मानचित्र की सहायता से अध्ययन करेंगे। एशिया की पहली 1157 किलोमीटर लंबी देश पारीय तेल पाइपलाइन असम के नाहरकटिया तेल क्षेत्र से बरौनी के तेल शोध कारखानों तक उसका निर्माण किया गया। इसे 1966 में आगे कानपुर तक विस्तारित किया गया है। एक पाइपलाइन गुजरात में सलाया से मथुरा, दिल्ली व सोनीपत के रास्ते पंजाब में जालंधर तक, इसके अलावा अंकलेश्वर कोयली, मुंबई कोयली अन्य पाइपलाइन है जो भारत में तेल का एक जगह से दूसरी जगह तक परिवहन करती हैं। गैस पाइपलाइन गुजरात में हजीरा को उत्तर प्रदेश में जगदीशपुर से मिलाती है। यह मध्य प्रदेश के विजयपुर के रास्ते होकर जाती है। इसकी शाखाएं राजस्थान में कोटा तथा उत्तर प्रदेश के शाहजहाँपुर, बबराला व अन्य स्थानों पर हैं। आप मानचित्र में इस पाइपलाइन को देख सकते हैं।